हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल हैप्पी प्रेगी मॉमी। आज एक बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो हम शूट करने वाले हैं। वो है कि जिस हॉस्पिटल में मैं भर्ती थी उधर का कॉस्ट कितना था, उधर ट्रीटमेंट कैसा था, उधर मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। कुछ लोगों ने ऐसे भी पूछे हैं कि कैसे जाना है, लोकेशन किस जगह पे है और हॉस्पिटल के प्रोसीड्योर्स क्या है, कैसे हमको उधर ट्रीटमेंट लेनी है। तो आज के इस वीडियो में मैं डिटेल में सब कुछ शेयर करूंगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, सो प्लीज विदाउट एनी आडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो एंड आई होप दैट आप लोगों को ये वीडियो अच्छा भी लगेगा और अगर अच्छा लगेगा तो जरूर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले मैं इतना बड़ा लंबा चौड़ा कॉपी लेकर बैठी हूँ क्योंकि काफी कुछ शेयर करना है जो एक बार में दिमाग में नहीं आता है। तो मैं सारा कुछ देख देख कर आप लोगों को डिटेल्स बता दूंगी क्योंकि इतना कुछ बोलने का है कि मैं माइंड में नहीं रख पा रही थी, तो मैं पूरा का पूरा नोट डाउन करके रखी है। सो सबसे पहले जो चीज़ मैं शेयर करने वाली हूँ वो है प्रोसीड्योर्स। सो कैसे आपको उधर एंट्री करवानी है। देखिए, आप लोगों को कुछ चीज़ प्रोवाइड करना पड़ेगा हॉस्पिटल में, वो आप तैयार रखिएगा अगर आप रामकृष्ण शारदा मिशन हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने का सोच रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि उधर जो प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी से रिलेटेड ट्रीटमेंट तो होता ही है और उसके साथ साथ जिनको गायनिक का प्रॉब्लम है, यानी कि यूट्रस ऑपरेशन, ओवरी ऑपरेशन, पॉलिसिस्टिक ओवरी, ये सब भी ट्रीटमेंट उधर होता है। मैं पिछले कुछ वीडियो में भी बताई थी कि हमारे फैमिली में जितने भी भाई बहन हैं हम सारे उस हॉस्पिटल में बर्थ ले चुके हैं। मैं खुद भी उस हॉस्पिटल में हुई थी। तो उधर तब सिर्फ प्रेगनेंसी को लेकर डील करते थे, प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज ही सॉल्व होता था। बट अभी उधर जो गायनेक का सेक्शन है वो भी बहुत बड़ा बना चुका है हॉस्पिटल ने। और उसके साथ साथ अगर आपको और भी कोई फीमेल प्रॉब्लम है तो आप उस हॉस्पिटल में ज़रूर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। सो अभी आते हैं प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज में, क्योंकि इधर मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी। सो सबसे पहले जो चीज़ आपको तैयार रखनी है वो है आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपके वोटर कार्ड और मैरिज सर्टिफिकेट। अगर आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है तो काउंसिलर के जो आपके रेजिडेंशियल काउंसिलर है आपके वार्ड का, तो उसका भी एक सर्टिफिकेट आप लिखवा के सबमिट कर सकते हैं। और ये जो आइडेंटिटी फॉर्म्स है, मतलब जो भी आपका आईडीज है, इसका जेरोक्स आपको हॉस्पिटल में सबमिट करनी है अगर आप उस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेने के बारे में सोच रहे हैं। ये आपका और आपके हस्बैंड का दोनों का ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उधर एडमिट होंगे तो सिर्फ आपका ही होगा, तो आपके हस्बैंड का भी चाहिए होगा। अब आते हैं प्रोसीड्योर्स में। सबसे पहली बात जो हम शेयर करेंगे वो है लोकेशन। सो लोकेशन में कैसे जाना है, देखिए अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं, जैसे कि हम इधर जिधर रहते हैं इधर से हॉस्पिटल करीब 40 मिनट्स लग जाता है कि 45 मिनट्स, 45 मिनट्स के आसपास लग जाता है। सो हम ओला या उबेर में जाते हैं। सो उधर अगर आप ओला उबेर में जा रहे हो तो रामकृष्ण शारदा मिशन हॉस्पिटल आप सर्च कर सकते हैं, तो उधर आ जाएगा। कोई बात नहीं, मैं गूगल मैप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। 7 किलोमीटर के आसपास है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप उस लिंक को फॉलो करके जा सकते हैं। और अगर आप मेट्रो से जाना चाहते हैं तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कालीघाट है। तो कालीघाट मेट्रो स्टेशन में आप उतर के अगर किसी को भी पूछोगे हॉस्पिटल किधर है, 650 मीटर, हाँ, तो आप पहुंच जाओगे। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमको शेयर करनी है वो है एंट्रेंस। मैं इधर फोटो दे दूंगी कि एंट्रेंस कैसा है हॉस्पिटल का। तो जैसे आप एंटर करोगे तो आपको राइट साइड में एक गार्डन मिलेगा, गार्डन का भी फोटो मैं इधर दे दूंगी, आप देख सकते हैं। गार्डन के राइट साइड में हॉस्पिटल है जिधर चेकअप होता है, ओपीडी है एंड सब कुछ होता है। एंड लेफ्ट साइड में वेटिंग रूम है। वेटिंग रूम के बारे में अगर मैं बात करूं तो विंटर के टाइम तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बट समर के टाइम प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि उधर कोई एसी नहीं है। ठीक है, वेटिंग रूम अगर गर्मी हो चाहे ठंडा हो आपको वेट करनी पड़ेगी विदाउट एसी। वेटिंग रूम की भी फोटो मैं इधर प्रोवाइड कर दूंगी। और
उसके साथ साथ वेटिंग रूम के ठीक पीछे आ जाता है कैंटीन। सो अगर आप खाने के बारे में सोच रहे हैं, उधर चेकअप करवाने जा रहे हैं, पेशेंट पार्टी उधर काफ़ी देर के लिए वेट कर रहे हैं, तो आप उधर कैंटीन से खाना ऑर्डर कर सकते हैं। खाना बहुत ही लाइट है, इतना ज़्यादा मसालेदार स्पाइसी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। बट उधर जो माता जी होते हैं, क्योंकि जो हॉस्पिटल है ये मिशन के अंडर है, ठीक है, तो उधर खाना जो बनता है वो माता जी बनाते हैं, तो खाना बहुत ही ज़्यादा हाइजीनिक है, बट नॉर्मल है, ओके ओके टाइप्स है। और उसके ऑपोजिट में ही है, कैंटीन के ऑपोजिट में ही है फार्मेसी। फार्मेसी का भी पिक्चर मैं इधर प्रोवाइड कर दूंगी, आप देख लीजिए। उधर लगभग जो भी मेडिसिन हॉस्पिटल वाले मांगते हैं आपको फार्मेसी में मिल जाएगा। फार्मेसी के साइड से जाता है एक रास्ता, उधर से थोड़ा सा जाकर ही आपको राइट हैंड साइड में लेबोरेटरी मिल जाएगा। और उस लेबोरेटरी में आप लोग जो भी आपकी यूरिन टेस्ट है, ब्लड टेस्ट है, ये सब करवा सकते हैं। ऑब्वियसली उधर यूएसजी वगैरह नहीं होता है, बट ब्लड और यूरिन टेस्ट उसी लेबोरेटरी में होता है। अच्छा, अब आते हैं कि फर्स्ट डे आपको कैसे एंट्री लेना है। सो सबसे पहले फर्स्ट डे आपको एक कार्ड बनाना पड़ेगा, ठीक है। मॉर्निंग के टाइम अगर हम अपनी बात करेंगे तो 8:30 बजे आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। बिल्कुल मॉर्निंग को ये होता है उधर कार्ड बनवाने के लिए। अगर आप फर्स्ट टाइम उधर प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी ट्रीटमेंट लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको एक कार्ड बनाना पड़ेगा। 125 रुपीज़ लेते हैं कार्ड बनाने के लिए। सो आपको एक बुक प्रोवाइड करेंगे और एक कार्ड प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। कार्ड का भी फोटो मैं इधर दे दूंगी किस टाइप का कार्ड होता है, और बुक का भी फोटो मैं उसके साथ अटैच कर दूंगी, आप देख सकते हैं। सो 100 रुपीज़ आई थिंक कार्ड के लिए लेते हैं एंड बुक के लिए लेते हैं, एंड 25 रुपीज़ कार्ड के लिए लेते हैं। सो टोटल 125 रुपीज़ हो गया चार्ज। तो ये कार्ड आपको बनाना ही पड़ेगा, इसके अलावा आपका ट्रीटमेंट नहीं होगा। और हर बार जब भी आप उधर ट्रीटमेंट लेने जाओगे तो उसी कार्ड में आपका प्रेस्क्रिप्शन लिखा जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं ओपीडी चेकअप एंड स्पेशल क्लिनिक के बारे में। सो ओपीडी जो हॉस्पिटल के बिल्कुल नीचे वाले सेक्शन है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि गार्डन के राइट हैंड साइड में ही पूरा हॉस्पिटल का स्ट्रक्चर है एंड लेफ्ट हैंड साइड में वेटिंग रूम है। सो राइट हैंड साइड में सबसे पहले जैसे आप एंटर करेंगे तो उधर आपको सारा टोटल रूम्स मिल जाएगा। कौन से रूम में क्या होता है वो मैं बाद में आती हूँ, बट सबसे पहले बताती हूँ ओपीडी के बारे में। देखिए, ओपीडी एक मंडे को होता है, एक थर्सडे को होता है। आप लोगों ने बहुत बार पूछे हैं कि उधर चार्जेस क्या होता है, क्या प्रोसीड्योर है। तो 30 रुपीज़ करके लगता है ओपीडी में अगर आप जनरल में दिखा रहे हो तो। बट इसमें एक डिसएडवांटेज है, आपके घर वालों को बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाएगा। चाहे आपका हस्बैंड हो, चाहे आपका मम्मी हो, फीमेल हो, मेल हो, उनको बाहर वेट करना पड़ेगा। एंड ऑल ओवर जो भी आपके प्रोसीड्योर होंगे चेकअप का, आपको अकेले करना पड़ेगा। तो कुछ लड़कियों को प्रॉब्लम इस बात की होती है कि अपना प्रॉब्लम खुद से वो बोल नहीं पाते हैं, वो डिपेंडेंट थोड़े से होते हैं हस्बैंड के ऊपर। एंड ऑब्वियसली प्रेगनेंसी एक इतना बड़ा जर्नी है, हम सबको लगता है कि साथ में अगर कोई हो तो कंफर्टेबल फील होता है। तो फर्स्ट टाइम जब मैं अपने प्रेगनेंसी से रिलेटेड चेकअप के लिए गई थी तो मेरे को भी ऐसा सोचता कि मेरा हस्बैंड मेरे साथ हो। बट थ्रू आउट द चेकअप, क्योंकि मैं जनरल चेकअप करवाई थी, मेरा कोई प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन था नहीं, तो मैं नॉर्मल मंडे को मॉर्निंग को चेकअप होता है, 9:30 बजे से चेकअप स्टार्ट हो जाता है, 12 बजे तक चेकअप होता है। सो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आप नॉर्मल जनरल चेकअप करवा रहे हो तो मंडे के दिन आपको जाना पड़ेगा हॉस्पिटल में। 8:30 बजे से 9 बजे तक आपको एंटर कर लेना है, एंड उसके बाद आपके चेकअप के प्रोसीड्योर स्टार्ट हो जाएगा, 12 बजे के अंदर खत्म हो जाता है। एंड ओपीडी के चार्जेस है 30 रुपीज़ ओनली। सो आपके जब तक ना 8वां महीना लगेगा, मीन्स 8 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, तो आपको 30 रुपीज़ करके देना है चेकअप के लिए। आपको एक बिल दे दिया जाएगा एंड आपका चेकअप हो जाएगा। बहुत ही अच्छे से चेकअप होता है, बट आपके घर वालों को अलाउ नहीं करेंगे। सेकेंड आते हैं हम स्पेशल क्लिनिक के बारे में, जो कि थर्सडे को 5 बजे होता है एंड उसका चार्ज होता है 300 रुपीज़ हर चेकअप के लिए। एंड उसमें आप अपने घर वालों को साथ लेकर जा सकते हैं। ये गया है चेकअप। एंड नाउ आते हैं चेकअप के बारे में बात करते हैं। तो जब भी आप चेकअप में जाओगे तो सबसे पहले आपका बीपी चेक किया जाएगा कि वो नॉर्मल है कि नहीं। उसके बाद आपका वेट मेजर किया जाएगा एंड देन आपको डॉक्टर्स रूम में भेजा जाता है विद ऑल द डिटेल्स। एंड हर बार जब भी आप चेकअप के लिए जाओगे तो ये सारे डिटेल्स आपको फाइल में अटैच करके विथ
योर कार्ड। हर बार आपको जब भी चेकअप में जाना है वो कार्ड लेकर ज़रूर जाना है, जो आप 125 रुपीज़ से वो कार्ड बनाओगे उसको साथ में लेकर जाना है, तो वो फाइल में अटैच करके डॉक्टर्स रूम में भेजा जाता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं फ्लोर्स के बारे में। नाउ जैसे आप हॉस्पिटल में एंटर करेंगे, यानी कि गार्डन के राइट साइड वाले जो बिल्डिंग है उसमें, सो सबसे पहले आपको राइट साइड में एंटर करके मिलेगा इंक्वायरी। सो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप इंक्वायरी में पूछ सकते हैं। इंक्वायरी के साथ साथ रूम्स बने हुए हैं, रूम्स के बारे में मैं बाद में आती हूँ, पहले मैं फ्लोर के बारे में बात कर लेती हूँ। सो हॉस्पिटल के मेनली 3 फ्लोर्स हैं। फर्स्ट फ्लोर में ओपीडी का सेक्शन है, सारा चेकअप वगैरह होता है। जो सेकेंड फ्लोर है उधर सारे वार्ड हैं, जनरल वार्ड, स्पेशल वार्ड, केबिन, ये सब है। एंड जो थर्ड फ्लोर होता है उधर यूएसजी का रूम है, इको कार्डियोग्राफी और ईसीजी होता है, एंड उसके साथ साथ ऑपरेशन थिएटर है। सो ये है टोटल हॉस्पिटल का स्ट्रक्चर। ओके, नाउ आते हैं यूएसजी, इको और ईसीजी के जो रिपोर्ट्स होते हैं वो आपको मिल जाएगा। बट जैसे कि मैंने बोला है कि फार्मेसी के बिल्कुल पीछे लेबोरेटरी होता है जिधर यूरिन एंड ब्लड टेस्ट होता है, उसका रिपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आप बाहर से भी करवाना चाहते हो कोई भी रिपोर्ट, उधर बाहर का कोई रिपोर्ट अलाउ नहीं करते हैं। ये मैं आप लोगों को एक नोट दे दूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं भी एक ऐसा सिचुएशन में थी जहाँ पे उस दिन मेरे को हॉस्पिटल जाना पॉसिबल नहीं था, बट उन्होंने फिर भी मेरे को दूसरा डेट दिया था। बट बाहर से कोई भी टेस्ट वो लोग अलाउ नहीं करते। ये क्वेश्चन मुझे पूछा गया था कि बाहर आज भी क्या ऐसे ही मतलब ट्रेंड फॉलो करते हैं जैसे पहले हुआ करता। तो जी हाँ, जैसे पहले भी बाहर के टेस्ट का रिपोर्ट इस हॉस्पिटल में अलाउ नहीं था, अभी भी सेम है। सो जो भी टेस्ट आपको करना पड़ेगा उधर से ही करना पड़ेगा, बाहर का कोई भी टेस्ट का रिपोर्ट उधर अलाउ नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट मुझे किसी ने क्वेश्चन किया था कि कॉन्टैक्ट नंबर मुझे दीजिए। सो अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं गूगल का लिंक दे दूंगी मैप का, ताकि आपको हॉस्पिटल किधर से जाना है ये पता चले। एंड उसके साथ साथ जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो भी मैं नीचे दे दूंगी, ताकि अगर आपको कोई भी इंक्वायरी करनी है उस नंबर पे आप आराम से कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं 5 रूम्स के बारे में। जैसे मैंने बोला है कि फर्स्ट फ्लोर में रूम्स बने हुए हैं। सो अब आते हैं हॉस्पिटल के रूम्स में, कौन से रूम में क्या होता है। देखिए, जो फर्स्ट रूम होता है वो ऑफिस रूम माना जाता है, उधर ही आपको कार्ड बनाना पड़ेगा। जैसे आपने एंटर किया, इंक्वायरी के बिल्कुल पास में होता है। उधर आपको कार्ड बनाने के लिए, अगर आप माता जी के साथ बात करना चाहते हैं, क्योंकि मिशन है उधर माता जी के अंडर ही सब कुछ होता है, तो कोई भी इंपॉर्टेंट बात करनी है तो आपको उधर के जो माता जी होते हैं उनके साथ ही करनी होती है, कोई भी प्रॉब्लम्स हो। ठीक है, बाकी जो मनी ट्रांजैक्शन, कार्ड बनाना है, कोई भी इशू है तो आपको उधर ही बात करनी है। ऑफिस रूम है वो। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं सेकेंड रूम में। सेकेंड रूम में बेसिकली जो भी आपको ईसीजी, इको, यूएसजी जो भी टेस्ट होगा उधर आपको एंट्री करना पड़ेगा। और हर बार जब भी आप चेकअप के लिए जाओगे, जो 30 रुपीज़ के साथ आप चेकअप करवाओगे, आपको उसी रूम में जाना है, यानी कि रूम नंबर 2 में जाना है। उधर आपको आपका कार्ड शो करना है, वो कंप्यूटर में एंट्री कर देते हैं और उधर ही आपको चेकअप के लिए पेमेंट करना है, या तो यूएसजी अगर करवा रहे हो तो यूएसजी के लिए उधर ही पेमेंट करना है। इधर बात आते हैं यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट। सो यूरिन एंड ब्लड टेस्ट का टोटल सेक्शन पीछे लेबोरेटरी में है। सो जो भी पेमेंट करना है यूरिन और ब्लड का उधर करनी होती है, बाकी सारे टेस्ट रूम नंबर 2 में होता है। नेक्स्ट आते हैं हम रूम नंबर 3 के बारे में। रूम नंबर 3 में जो भी डॉक्टर बैठते हैं वो भी गायनिकोलॉजिस्ट होते हैं, बट वो डिफरेंट इश्यूज देखते हैं जो गायनिक के इशू होता है। बाकी अगर इंजेक्शन लगता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में काफ़ी सारे इंजेक्शंस लेना पड़ता है ताकि बच्चे को सांस का दिक्कत ना आए, बच्चे अच्छे से पैदा हो, काफ़ी सारे इंजेक्शंस लगते हैं, वो रूम नंबर 3 में होता है। साथ के साथ अंदर एक और रूम होता है, उधर चेकअप चलता है रिगार्डिंग अदर गायनिक प्रॉब्लम्स। अब आते हैं रूम नंबर 4 में। नाउ रूम नंबर 4 इज द मेन रूम, जहाँ पे आपको आपके कार्ड लेकर रूम नंबर 2 में एंट्री करवा के सीधा रूम नंबर 4 में जाके बैठना है। सो अगर आप उधर ट्रीटमेंट करवा रहे हो तो सारे मम्मियाँ उधर रूम नंबर 4 में बैठते हैं, उधर सारे बेंच लगे हुए हैं एंड उधर ही आपका बीपी चेक होता है, उधर ही आपका वेट चेक होता है, उधर ही माता जी बैठते हैं, उधर से आपको सारा जो यूएसजी का रिपोर्ट वगैरह है आपको उधर से ही मिल जाएगा। ओके, और रूम
नंबर 5 जो है रूम नंबर 4 के बिल्कुल पास में है, वो प्रेगनेंसी पेशेंट्स को देखते हैं। उधर जो डॉक्टर बैठते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रेग्नेंट पेशेंट्स को देखते हैं, ठीक है। सो रूम नंबर जो 3 है उधर अदर गायनिक प्रॉब्लम्स देखा जाता है, एंड रूम नंबर जो 5 है उधर सिर्फ प्रेगनेंसी पेशेंट्स को देखा जाता है। इधर मैं एक बात बोल दूं, रूम नंबर 4 के बिल्कुल ऑपोजिट साइड में एक लिफ्ट बनी हुई है। सो ये लिफ्ट सिर्फ और सिर्फ पेशेंट, नर्स और डॉक्टर के लिए यूज होता है, पेशेंट पार्टी के लिए बिल्कुल यूज नहीं होता है। अगर आप यूज भी करोगे तो आंखें से निकालते हैं तो। हाँ, तो थोड़ा सा बोलते हैं उधर। तो अगर पेशेंट पार्टी उधर जाते हैं, किसी के बेबी हुए हैं, अगर दिक्कत है जाने में, सो ये मतलब थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। सीढ़ियों से जाना पड़ेगा। हाँ, सीढ़ियों से जाना पड़ेगा। लिफ्ट खाली भी है तो पेशेंट पार्टी को लिफ्ट से जाना अलाउ नहीं करते हैं, स्टेयर से ही जाना पड़ता है। ओके, सो ये गई बात। एंड इवनिंग टाइम को अगर आप दिखा रहे हो, सो वही शाम के 5 बजे। एंड अगर आप पेशेंट हो और पेशेंट पार्टी को पेशेंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है डॉक्टर से, तो वो रूम नंबर 4 में ही देते हैं। आई थिंक टाइम 6:30 बजे से 8:30 बजे, यानी कि शाम को डॉक्टर आते हैं और पेशेंट और बेबी के बारे में जो भी रिपोर्ट्स होता है रूम नंबर 4 से कलेक्ट करनी होती है, अगर आपके पेशेंट भर्ती है तो। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। सो काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो मुझे देखकर बोलना पड़ रही है। सो ट्रीटमेंट की अगर पहली बात करें तो ट्रीटमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और मातृ भवन स्पेशली ये जो प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज़ है इसको डील करने में आगे है, कोलकाता में बहुत ही फेमस है। तो प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी इशू अगर आपके है तो आप बेशक इस हॉस्पिटल में चेकअप करवा सकते हो। एंड ओपीडी में जो भी डॉक्टर्स बैठते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं, तो आपको मतलब बिना किसी टेंशन से कोई भी प्रॉब्लम हो वो सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट बात ये है कि रूम नंबर 5 में जैसे आपके बीपी एंड वेट चेक करके भेजा जाएगा, उधर अच्छे से टमी का एग्ज़ाम होता है, क्योंकि आपके टमी में बेबी होता है। सो बेबी का पोजीशन कैसा है, ब्रीच है या तो सेफेलिक है, बेबी ठीक से मूव कर रहा है कि नहीं, हर बार उसका हार्ट बीट चेक करना, ये सब बड़े अच्छे से किया जाता है। नेक्स्ट बात है कि अगर आपको इमरजेंसी कोई भी सिचुएशन होती है तो आपको एडमिट भी करवाया जाता है। सो 24 आवर्स के लिए आपको एडमिशन भी दे देंगे। कोई भी इमरजेंसी इशू अगर होता है, आपको लगता है कि हॉस्पिटल में होने से मेरे को कंफर्टेबल लगेगा, सो वो भी किया जाता है। एंड थर्डली, जो भी डॉक्टर्स होते हैं वो बड़े फ्रेंडली होते हैं, बड़े अच्छे सबको समझाएंगे। जैसे मैं जब चेकअप करवाने जाती थी तो मेरे को पता ही नहीं था कि लेबर पेन कैसा होता है, तो मैं बेशक डॉक्टर को ये बात पूछी थी कि लेबर पेन कैसा होता है डॉक्टर, मुझे तो पता ही नहीं है। उन्होंने मेरे हस्बैंड के बारे में भी पूछा है, एंड बिकॉज मेरा हस्बैंड वेजिटेरियन है, मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो इसके बारे में काफ़ी सारे बात हुई कि आप लोग कैसे मतलब डील करते हो, कैसे आपकी शादी हुई है, खाना कैसे मैनेज कर रहे हो। सो काफ़ी फ्रेंडली डिस्कशन होती है, तो डॉक्टर्स बहुत ही अच्छे एंड फ्रेंडली होते हैं। जो नेक्स्ट 5th इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है स्वास्थ्य साथी कार्ड, जो कि काफ़ी सारे हॉस्पिटल में एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, बट अगर आपके पास ये कार्ड है तो बेशक आप इस हॉस्पिटल में पेश कर सकते हैं, तो आपका वो चीज़ भी एक्सेप्ट किया जाएगा। नेक्स्ट, गायनेक के जो डॉक्टर्स होते हैं इस हॉस्पिटल में वो काफ़ी एक्सपीरियंस होते हैं। मैं नाम स्पेशली किसी डॉक्टर के नहीं बताऊँगी, अगर आप उधर चेकअप के लिए जा रहे हो तो आप बिल्कुल मतलब बेशक टेंशन के साथ आप जा सकते हो कि जो भी उधर आपके ट्रीटमेंट होंगे वो अच्छे होंगे। नाउ ओटी जो है ऑपरेशन थिएटर रेडी होता है उधर ऑल टाइम इमरजेंसी के लिए। अगर आपके लेबर पेन आ गया तो लेबर रूम खुला रहता है 24 आवर्स, चाहे रात हो चाहे मॉर्निंग हो। और अगर ऑपरेशन के लिए आपको जाना है सी सेक्शन के लिए, वो भी ऑल टाइम ओपन रहता है फॉर एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी। रेगुलर चेकअप के लिए डॉक्टर्स आते हैं, जैसे कि आप उधर भर्ती होंगे तो मॉर्निंग को, आफ्टरनून को और इवनिंग को, कभी कभी दोनों टाइम आते हैं, कभी कभी तीनों टाइमों में से एक टाइम आते हैं। जैसे आप उधर भर्ती होंगे, आपके ऑपरेशन हो जाएगा, तो डॉक्टर्स काफ़ी ज़्यादा उधर रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट आते हैं ड्रेसिंग के बारे में। जैसे आपके सी सेक्शन हो जाता है या नॉर्मल डिलीवरी होता है, स्टिचेस लगता है, बहुत ही पेनफुल होता है, तो डॉक्टर्स टाइमली आके आपका ड्रेसिंग भी कर देंगे। अगर आपके सी सेक्शन हुए हैं उधर अच्छे से मतलब कोई भी इशू ना हो, उसका ध्यान बड़े अच्छे से रखा जाता है। एक बात जो दिक्कत वाली है
वो है इस हॉस्पिटल में ITU और ICCU नहीं है, यानी कि अगर आपको कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए तो आपको ये चीज़ उधर नहीं मिलेगा। बट ये मैं जो ट्रीटमेंट के गुड साइड है उसमें इंक्लूड कर रही हूँ, क्योंकि जब भी आप चेकअप के लिए उधर जाओगे तो ये चीज़ स्टार्टिंग में आपको मेंशन कर दिया जाएगा कि इधर ITU और ICCU अवेलेबल नहीं है फॉर एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी। नेक्स्ट आता है फूड के बारे में। सो अगर मैं जनरल वार्ड के बारे में बात करूँ तो खाना ओके टाइप्स नॉर्मलाइज है, और अगर केबिन के बारे में बात करूँ तो उधर आपको सेपरेट थाली, बोल, ग्लास सब कुछ दिया जाएगा। बट अगर मैं जनरल वार्ड के बारे में बात करूँ तो उधर खाना और खाने का जो भी मतलब सामान दिया जाता है वो ओके है। उसका एक्सपीरियंस मैं बाद में शेयर करती हूँ। और कैंटीन पेशेंट पार्टी के लिए, जैसे पेशेंट भर्ती हो जाते हैं पूरा दिन पेशेंट पार्टी को रहना पड़ता है, जैसे कि मैंने बोला है कि कैंटीन नीचे है तो आराम से उधर खा पी सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ वो है कॉस्ट। बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया, काफ़ी सारे लोगों ने बोला है कि कितना खर्चा होता है। सो मैं पूरा एक लिस्ट इधर निकाल के रखी है जिसमें पूरे मैंने जो प्रेगनेंसी का खर्चा है टोटली वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पहले भी कुछ वीडियो में मैं दिखाई थी कितना खर्चा होता है मोटा, बट आज मैं टोटल आपको A to Z पूरा खर्चा बताऊँगी कि प्रेगनेंसी में मेरा कितना क्या लगा। ओके, फर्स्ट आते हैं आपके कार्ड बनाने में, कि जैसे आप कार्ड बनाओगे, मैंने पहले ही बोल दिया कि कार्ड के साथ एक बुक भी देते हैं जहाँ पे आपको प्रेगनेंसी में कितना ख्याल रखना है, कैसे रखना है, ये सब लिखा जाता है उस बुक में। सो टोटल कार्ड प्लस बुक 125 रुपीज़ लगता है। एंड हर बार अगर आप जनरल में चेकअप करवाओगे तो उधर 30 रुपीज़ लगता है। नेक्स्ट आता है ब्लड टेस्ट में। तो ब्लड टेस्ट उधर काफ़ी सारे होते हैं, जैसे कि मेरे को थायराइड था तो थायराइड के काफ़ी टेस्ट हुए थे, हीमोग्लोबिन टेस्ट होता है, शुगर टेस्ट होता है, हस्बैंड की भी टेस्ट होते हैं काफ़ी सारे। तो इतना कुछ इधर बोलना पॉसिबल नहीं है, तो आप मान लो मोटा टेस्ट में मेरे को 10,000 के आसपास खर्चा हो गया था थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। एंड उसके बाद जो USG होता है, USG की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी सारे USG उधर होते हैं। एक FPP जो होता है नॉर्मल बच्चे का जो फीटल प्रोफाइल है, उसके साथ साथ डेटिंग यानी कि नॉर्मल जो स्कैन है, बच्चे का मूवमेंट देखना, बच्चे का हार्ट बीट ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं। उसके बाद कलर डॉपलेट टेस्ट होता है, एनोमली टेस्ट होता है और एंटी स्कैन होता है। तो ये सब मिला के खर्चा आ गया था मेरा 6,900, ठीक है। उसके बाद इको एंड ECG होता है, यानी कि जो मम्मी के हार्ट है, लंग्स है, वो कैसे काम कर रहा है, क्योंकि उसके ऊपर बच्चे का हार्ट और लंग्स और जो ऑर्गन्स है उसका डेवलपमेंट का प्रोसेस डिपेंड करता है। सो इको में मुझे लगा था 1,000 रुपीज़ एंड ECG में लगा था 200 रुपीज़। सो ये टोटल जो मेरा खर्चा है ये प्रेगनेंसी का खर्चा है, जो कि प्रेगनेंसी के हर एक अलग अलग स्टेप में मेरे को कॉस्ट बियर करना पड़ा। सो अगर मैं टोटल की बात करूँ कार्ड बनाने से लेके ECG तक, सो 18,375 रुपीज़ मेरा खर्चा हुआ था। मैं टोटल इस साइड में देती रहूँगी, आप देखते रहना कि टोटल कितना कॉस्ट आया है। ओके, नेक्स्ट आते हैं बेड चार्ज का। तो जैसे आप कार्ड बनाओगे तो साथ के साथ आपको बोला जाएगा कि आप बेड बुकिंग कर लो, चाहे आपका 9 मंथ में डिलीवरी हो चाहे 10th मंथ में डिलीवरी हो, आपको कार्ड बनाने के साथ साथ बेड बुकिंग करना पड़ेगा। और हर चेकअप में आपको याद दिलाया जाएगा कि आप बेड बुकिंग करो। सो नॉर्मली 6 महीने 5-6 महीने बाद 5-6 महीने, हाँ 5-6 महीने बाद तो फॉर श्योर आपको करना ही पड़ेगा। ओके, सो मैं चार्जेस बता देती हूँ। अगर आप नॉर्मल जनरल वार्ड में रह रहे हो जहाँ पे मतलब सारे एक साथ एक ही बड़ा रूम होता है एंड 20-25 पेशेंट एक साथ होते हैं, जनरल वॉशरूम आपको यूज़ करना पड़ेगा, सब कुछ जनरल है, तो 10,000 रुपीज़ लगता है 5 दिन का। उसके बाद आते हैं नॉन AC केबिन, जहाँ पे 2 बंदे एक साथ रह सकते हैं, यानी कि 2 लेडीज़, वो 2 लेडीज़ प्रेगनेंसी लेडीज़ भी हो सकते हैं या प्रेगनेंसी के साथ साथ किसी और को कोई प्रॉब्लम है सो वो भी रह सकते हैं। तो उसमें लगता है 13,500। नेक्स्ट आते हैं नॉन AC सिंगल, यानी कि आप अकेले रहोगे, उधर 15,000 लगता है 5 दिन का। और AC डबल में यानी कि 2 बंदे एंड AC चलेगा तो 17,000 एंड AC सिंगल में
21,000। ये है मोटा मोटा हिसाब। तो मैं नॉन एसी डबल केबिन ली थी, यानी कि 2 बंदे हम एक साथ थे और उधर एसी की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मेरी डिलीवरी वैसे भी दिसंबर को हुई थी, ठंड के टाइम। सो मेरे को 13,500 रुपीज़ सबमिट करना पड़ा। सो 18,375 के साथ आप हिसाब लगा लो 13,500। ओके, नेक्स्ट मैं आती हूँ हमारे जो भर्ती होने के बाद खर्चा आया। अब देखो, जैसे ही बेबी हो जाता है, बेबी का अलग खर्चा होता है, मम्मी का अलग खर्चा होता है। काफ़ी लोगों ने पूछा है मुझे ये बात कि उधर 5 दिन के लिए खर्चा कितना होता है। देखिए, 5 दिन के लिए सिर्फ बेड चार्ज और खाने को चार्ज, मतलब सिर्फ फूडिंग एंड लॉजिंग को लेके 13,500 मेरे को लगा था। बट जो हॉस्पिटल चार्ज होता है, जो फार्मेसी चार्ज होता है, वो टोटली अलग है। उसका हिसाब में मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ इन डिटेल। सो जैसे मेरा बेबी हुआ था, मैं पिछले एक वीडियो में शेयर की थी कि उसको मेकोनम स्टेन हो गया था, यानी कि बेबी ने पेट के अंदर पॉटी कर दिया था, तो मुझे इमरजेंसी सी सेक्शन करवानी पड़ी। एंड उसके लिए मेरे बच्चे को 2 दिन NICU में रखना पड़ा था, इवन दो द फैक्ट दैट मेरे बेबी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ था, बट फॉर बीइंग इन द सेफ साइड 2 दिन NICU में रखा था। उसके लिए 1200 रुपये लगा था 2 दिन का चार्ज। लॉन्ड्री चार्ज लगा है, यानी कि जो जिस बेड पे आपको लिटाया जाता है, उसका बेडशीट धोने के लिए जो भी होता है वटेवर, उसके लिए 100 रुपीज़। एक बच्चे होने के बाद रजिस्ट्रेशन करते हैं, बच्चे का रजिस्ट्रेशन, उसके लिए 100 रुपीज़। उसके बाद बच्चे का जो ग्लूकोज है, यानी कि शुगर है कि नहीं, ये टेस्ट करते हैं। तो पहले तो मेरे को एक लगा था, 40 रुपीज़ करके लिया था। उसके बाद 7 स्टिक लगा था, यानी कि टेस्ट करने के लिए स्टिक। सो मोटा मोटी मेरे को नेक्स्ट 280 रुपीज़ लग गया था। उसके बाद आता है आया मौसी का चार्ज। देखिए, अगर आप मतलब हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हो तो आया मौसी आपको लेना ही है, क्योंकि उस टाइम पे नॉर्मल हो चाहे सीज़र हो, ऐसा सिचुएशन होता है कि खुद से कुछ नहीं किया जाता है। सो आपको आया मौसी 6 दिन के लिए और 6 डेज़ 5 नाइट्स के लिए रखना है, तो उसका चार्ज 2200 ले लेते हैं। एंड एक्स्ट्रा वो लोग मांगते भी है, ऑल्दो ये माता जी का नियम है, उधर बोल दिया जाता है कि आप लोग एक्स्ट्रा कुछ भी आया मौसी को मत दिया करो, बट फिर भी खुश होकर अगर बंदा देते हैं तो दे सकते हैं, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद मेरा एक वजाइनल कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट हुआ था, यानी कि मेरे को, मैंने व्लॉग में शेयर भी की थी कि मेरे को UTI का थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था, थोड़ी सी इचिंग की प्रॉब्लम थी, तो उसके लिए मेरे को 450 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगा था। देन बच्चे का CTG होता है, यानी कि बच्चे का मूवमेंट ठीक ठाक है कि नहीं, तो 2 बार मुझे CTG हुआ था, उसके लिए लगा था 500, यानी कि 250। बेबी पे आते हैं, बेबी का बिलिरुबिन टेस्ट हुआ था, TSH हुआ था, FT4 यानी कि थायराइड टेस्ट हुआ था, जॉन्डिस टेस्ट हुआ था, उसके लिए लगा था 640 रुपीज़। देन बच्चे का CBC हुआ, बच्चे का ब्लड ग्रुप टेस्ट होता है, RH फैक्टर होता है, CRP ब्लड कल्चर एंड सेंसिटिविटी होता है, तो उसके लिए 1580 रुपीज़ लगा था मुझे। देन जैसे ही आप OT रूम से बाहर आओगे तो आपको ऑक्सीमीटर लगाया जाता है, आपके पल्स चेक करने के लिए, हार्ट बीट चेक करने के लिए, उसके लिए 150 रुपीज़ लगा था। एंड जैसे ही आपको छुट्टी देंगे उस दिन एक डॉक्टर आते हैं जो आपको एक्सरसाइज दिखाता है कि कैसे आप अपने बॉडी को अच्छे रख सकते हो, कैसे मसल को टाइटन कर सकते हो, क्योंकि बच्चे होने के बाद बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं, तो उसके लिए 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्जेस लगाते हैं। देन आता है सिरिंज का, मुझे 3 सिरिंज लगा था, तो 450 रुपीज़ 3 सिरिंज का प्राइस था, यानी कि सिंगल 150 रुपीज़ करके, तो आप हिसाब लगा लो। सिरिंज पंप लगा था। बेबी के अगर विजिटिंग चार्ज के बारे में बात करें, यानी कि डॉक्टर आते हैं, देखते हैं, तो उसमें 200 लगा। ओके, सो अब आते हैं बेड डिटेल्स के बारे में। देखिए, जैसे ही हम 5th और 6th मंथ क्रॉस करते हैं प्रेगनेंसी के, जैसे कि मैंने बोला है कि आपको बेड चार्ज के लिए बेड बुकिंग करना पड़ेगा, वरना आपको बेड के लिए प्रॉब्लम हो सकता है, काफ़ी कुछ हॉस्पिटल से बोला जाता है। सो मैंने 13,500 रुपीज़ पे की थी बेड बुकिंग के लिए, बट मुझे 9,650 रुपीज़ ही लगा था, बाकी जो पैसा था वो हॉस्पिटल वालों ने रिफंड कर दिया था। ओके, सो टोटल ये जो NICU से लेकर बेबी के जो विजिटिंग चार्ज होता है, यानी कि डॉक्टर देखते हैं, तो उसके लिए हर विजिटिंग में 200 रुपीज़ ले जाते हैं। सो टोटल मिला के आपको मोटा मोटा खर्चा आ जाएगा 17,590 रुपीज़, जो कि मेरे को आया था।
एंड देन उसके बाद आता है फार्मेसी में। देखिए फार्मेसी चार्ज इज़ टोटली डिफरेंट। आप हॉस्पिटल चार्ज के साथ फार्मेसी चार्ज नहीं लगा सकते हो। फार्मेसी में आपके जो मेडिसिन आते हैं, बाकी उसके साथ सिरिंज आता है, आपको जो मेडिसिन दिया जाता है, एंड देन उसके साथ अगर बच्चे को कोई इंजेक्शंस लगता है, ग्लव्स लगता है, ऑइंटमेंट लगता है, वो सब फार्मेसी चार्ज के अंदर आता है। सो मेरे को और मेरे बेबी को अलग अलग फार्मेसी चार्ज आया था। सो अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं बताऊँ, सो मुझे आया था 11,676 रुपीज़ फार्मेसी चार्ज। मैं इधर एक फ़ोटो लगा दूंगी कैसे कैसे फार्मेसी चार्ज आता है, ये टोटल डिटेल इधर रहेगा। और अगर बेबी के बारे में मैं बात करूं तो 3,704 रुपीज़ बेबी का फार्मेसी चार्ज था, जो कि टोटल मिला के 15,380 रुपीज़ आया था। सो उसके बाद बेबी के लिए टॉवल्स देते हैं, बेबी के ग्लास, छोटा सा एक कौली, चम्मच देते हैं, बेबी को पहनने के लिए कपड़े देते हैं क्योंकि बाहर से कोई भी चीज़ हॉस्पिटल में बेबी के लिए अलाउ नहीं करते हैं, एट्सेट्रा। बाल्टी, मग, ये सब देते हैं। उसके लिए 1,200 रुपीज़ एक्स्ट्रा हॉस्पिटल वाले लेते हैं। एक सेफ्टिक वाला सैवलॉन भी देते हैं। अगर मैं टोटल खर्चे की बात करूँ, सो हॉस्पिटल चार्ज लगा था 7,590। फार्मेसी चार्ज मेरे और मेरे बच्चे को मिलाकर 15,380 रुपीज़। बेबी के टावल एंड एट्सेट्रा 1,200 रुपीज़ एक्स्ट्रा मुझे देना पड़ा था। ओके, बेड चार्ज में 13,500 मुझे देना था स्टार्टिंग में, बाद में उन्होंने कुछ पैसे रिफंड किया था। आई थिंक 9,650 रुपीज़ ही लगा था। एंड उसके साथ बाकी जो प्रेगनेंसी का टेस्ट था उसमें लगा था 18,375। ये है टोटल। अगर मैं टोटल आपको इधर हिसाब निकाल के दूँ तो मोटा मोटा 66,000 के आसपास आता है। ठीक है, हाँ, फर्स्ट डे से लास्ट डे तक, यानी कि जब आप प्रेगनेंसी में टेस्ट कराने जाओगे, फर्स्ट आप जो कार्ड बना रहे हो वहाँ से लेके जब आप बच्चे को लेके घर पे आ रहे हो, तब तक ये जो टोटल हॉस्पिटल के चार्ज लगा है वो था 66,000 के आसपास। ठीक है, नाउ हॉस्पिटल वाले आप लोगों को इस्टीमेट देते हैं 50,000 तक, 45 से 50,000 तक आप लोगों को इस्टीमेट दे देते हैं। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी करवा रहे हो तो 50,000 के अंदर आ जाते हैं। अगर आप सी सेक्शन करवा रहे हो तो 5,000 एक्स्ट्रा लग जाता है, यानी कि 55,000 मान लीजिए। बट मेरे को उससे ज़्यादा ही खर्चा हुआ था। एंड जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो आपके घर से लेके हॉस्पिटल तक का जो डिस्टेंस है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो मुझे तो मोटा मोटा 10,000 के आसपास खर्चा हो गया था गाड़ी में, 10-15,000। एक दिन का 500-700 लगता था। एक दिन का हमारे घर से 7.5 किलोमीटर्स है, 500-700 रुपया तो लग ही जाता था। एंड स्टार्टिंग के 3 महीने हर रोज़ ऑलमोस्ट एवरी हफ्ता जाना पड़ता था, एंड लास्ट के ट्राइमेस्टर में भी जाना पड़ता था, तो ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास हमारा खर्चा हो गया। सो ऑन एन एवरेज अगर मैं बोलूँ तो सब कुछ लेकर एवरीथिंग मोटा मोटा 80,000 के आसपास आपको टोटल लग जाएगा अगर आपके घर दूर है। सो द फाइनल सेक्शन ऑफ द वीडियो है मेरे एक्सपीरियंस के बारे में। देखिए इतना कुछ मैंने डिस्कस कर दिया, फाइनली अगर मैं अपना एक्सपीरियंस नहीं शेयर करूँगी तो ये वीडियो वर्थ नहीं रहेगा। सो 5 दिन मैं हॉस्पिटल में गुजर चुकी हूँ और उससे पहले 9 मंथ्स मैं चेकअप करवाई हूँ इस हॉस्पिटल में। सो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी जर्नी मेरा एक्सपीरियंस इस हॉस्पिटल में कैसा रहा वो अब शेयर करने वाले हैं आप लोगों के साथ। सो फर्स्ट डे जैसे ही हमने हॉस्पिटल में एंटर किए थे, उस दिन आई थिंक मॉर्निंग को 8:30 बजे हमको बुलाए थे। हमने हॉस्पिटल में पहले कॉल किए थे, गूगल में से नंबर निकाले हुए थे क्योंकि उस टाइम में हमारे पास नंबर नहीं था। सो उन्होंने मॉर्निंग को 8:30 बजे बुलाए थे और बोले थे जो भी फॉर्मेलिटीज़ है, फॉर्म फिलिंग है, वो मॉर्निंग को आकर करना पड़ेगा। सो हम मॉर्निंग को 8:30 बजे जब पहुँचे थे तो हॉस्पिटल बिल्कुल खाली था, कोई भी नहीं थे, हम फर्स्ट थे। सो उसके बाद अंदर से एक फॉर्म दिया गया था जहाँ पे क्वालिफ़िकेशन, कितना सैलरी है आपके, कहाँ से हो, आपके नाम, एड्रेस अकॉर्डिंग टू योर आधार एंड वोटर कार्ड, वो आपको लिखना पड़ेगा। सो मेरा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था वो है कि मैं जब फॉर्म फिल कर रही थी तो मुझे
किसी किसी जगह पे स्पेलिंग मिस्टेक हुई थी, गलत लिखा गया था, तो उसको मैं कट की थी, जो कि दिखने में बहुत ही गंदा लग रहा था ऑनेस्टली। सो मैं दोबारा से उनके पास गई और जाकर मैंने दोबारा से एक फॉर्म मांगी थी। सो कोई मतलब एक आंटी सी उधर बैठी हुई थी। सो उन्होंने पहले तो मुझे फॉर्म दिया था एंड देन उन्होंने दोबारा से मुझे बुलाकर वो फॉर्म वापस ले लिए थे एंड बोले थे कि उसमें ही आप करेक्शन करके दो, जो कि मुझे बहुत ही अजीब लगी थी ऑनेस्टली कहूँ तो। सो मुझे लगता है कि जो मेरे अच्छे एक्सपीरियंस है उसके साथ साथ जो भी हॉस्पिटल के ड्रॉबैक्स है, जो प्रॉब्लम्स है, डिसएडवांटेज है, वो भी आप लोग के साथ शेयर करनी चाहिए, ताकि अगर मेरे रेफरेंस के थ्रू आप लोग कोई भी ट्रीटमेंट उधर ले रहे हो, हॉस्पिटल में जा रहे हो, तो आपको इस बात का कोई प्रॉब्लम ना हो। सो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा रूड बिहेवियर किए थे। मैं तो डर के जल्दी जल्दी से उसमें ही ठीक करके उसको ही मैंने वापस कर दिया एंड लास्ट तक मेरा जो फाइल था, फाइल में वो ही अटैच किया हुआ था, जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा गंदा लग रहा था। बट उन्होंने मुझे कोई दोबारा से फ्रेश फॉर्म नहीं दिया था। ये गया पहली बात। दूसरी जो बात है कि चेकअप आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा अगर आप जो नॉर्मल ओपीडी है, जो कि मंडे को मॉर्निंग को होता है, क्योंकि मेरे को प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था टचवुड, तो मैं नॉर्मल ओपीडी में मॉर्निंग के टाइम चेकअप करवाने जाती थी, जो कि 30 रुपीज़ से कार्ड बना के पहले के जो 7 महीना था प्रेगनेंसी का करवाना पड़ा, उसके बाद तो फ्री चेकअप होता है। चाहे आप 8:30 बजे चले जाओ, चाहे आप 9 बजे चले जाओ, बट आपको वेट करना पड़ेगा फॉर सो लॉन्ग, क्योंकि उधर यूजुअली क्या होता है, जो लेडीज़ ज़्यादा मतलब टाइम के प्रेगनेंसी में होते हैं उनको पहले देखा जाता है एज़ कम्पेयर टू जिनके 2 महीना 3 महीना चल रहा है उनको। बट बुलाते हैं जल्दी से टाइम पे, बट चाहे 8:30 आप सबसे पहले भी चले जाओगे तो भी आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द मंथ वो लोग चेकअप करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम आपको हाथ में लेकर जाना पड़ेगा। और ऐसी बात नहीं है कि अगर आपको 8:30 बुलाया है 8 बजे चले जाओगे तो आपका चेकअप पहले होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज़ एमरजेंसी। अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी एमरजेंसी हो रहा है, अगर आपकी हेल्प की ज़रूरत है, तो पहली बात है डॉक्टर का नंबर नहीं मिलेगा, कोई भी डॉक्टर का नंबर प्रोवाइड नहीं किया जाता है हॉस्पिटल के साइड से। मेरे को एक बार प्रॉब्लम यही हुआ था, मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी और बुखार हुआ था, मेरे से उठा नहीं जा रहा था प्रेगनेंसी में, मैं काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रही थी। और प्रॉब्लम यही होता है कि प्रेगनेंसी में आप कोई भी मेडिसिन नहीं ले सकते हो। मैंने तुरंत हॉस्पिटल में कॉल किया था, क्योंकि कोई भी डॉक्टर का नंबर नहीं था, क्योंकि मैं जनरल में दिखाती थी। उन्होंने मुझे हॉस्पिटल में बुलाए, तो मेरे हस्बैंड ने यही बोले थे कि ये जाने के हालत में नहीं है, क्या हम डॉक्टर के साथ बात कर सकते हैं ओवर द कॉल, क्योंकि हमारी कार्ड बनाई है, उधर रजिस्ट्रेशन नंबर है। सब कुछ बोलने के बाद भी उन्होंने मेरे को हॉस्पिटल में बुलाए थे। उस टाइम में आई थिंक 6 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी चल रहा था मेरा, तो मेरा पेट काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया था, मुझे ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम हो रहा था, और उस टाइम पे मैं बहुत ही ज़्यादा वीक हो गई थी। पहले के 5 डेज़ में होम रेमेडीज़ ट्राई की थी ताकि मेडिसिन ना लेना पड़े, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। उस कंडीशन में भी मुझे हॉस्पिटल में जाना पड़ा था ट्रीटमेंट के लिए। एंड सबसे बड़ी बात है, उन्होंने ये बात भी बोले थे कि आपको एडमिट कर लिया जाएगा अगर हमको ऐसा लगे कि ज़रूरत है तो। एंड आई थिंक दैट इज़ ओके, अगर ज़रूरत पड़े, अगर इमरजेंसी है तो एडमिट कर लेंगे, दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। बट डॉक्टर का कोई भी नंबर प्रोवाइड नहीं किया गया था। उसके बाद भी मैंने स्पेशली पूछी भी थी, बाद में मैं मैनेज करके डॉक्टर के नंबर ले ली थी, ताकि हमको बाद में इशू ना हो तो कॉल करने के लिए। बट अगर आपको कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हो तो आपको डॉक्टर नहीं मिलेगा, आपको हॉस्पिटल में ही जाना पड़ेगा चेकअप के लिए। नेक्स्ट आते हैं इमरजेंसी एडमिट के बारे में। अगर आपको कोई भी दिक्कत है और आपको चेकअप के लिए हॉस्पिटल के इमरजेंसी में भर्ती होना है, तो 24 आवर्स के लिए भर्ती होना है, उससे पहले आपको नहीं छोड़ेंगे। और अगर आप रात के टाइम भी भर्ती हो रहे हो तो बिल्कुल ये उम्मीद छोड़ दो कि आपको चेकअप करके छोड़ देंगे। अगर आप ठीक भी हो, अगर आपको कोई इशू ना भी हो, तो भी आपको हॉस्पिटल में 24 आवर्स के लिए रहना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं रूम्स के बारे में। ऑनेस्टली कहूँ तो मुझे इस बात से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई थी। वो है रूम्स क्लीन तो करते हैं वो लोग, साफ़ सफाई तो रखते हैं, झाड़ू पोछा तो लगाते हैं, बट द थिंग इज़ दिस,
जो बेडशीट होते हैं, जो पिलो होते हैं, वो चेंज नहीं करते हैं। और इस बात से मुझे काफ़ी ज़्यादा शिकायत भी हुई थी, क्योंकि मैं केबिन में रह रही थी एंड थ्रू आउट द डिलीवरी टाइम, मतलब जितना टाइम मैं केबिन में रही थी, एक दिन के लिए भी उन्होंने बेडशीट नहीं चेंज किया था, पिलो नहीं चेंज किया था, पिलो कवर नहीं चेंज किया था। अब बात यह है कि जब डिलीवरी हो जाता है तो ब्लीडिंग होता है, पैड्स लगाना पड़ता है, लीकेज होता है, सो काफ़ी ज़्यादा मेसी हो जाता है। सो इसीलिए हाइजीन मेंटेन करना फर्स्ट प्रायोरिटी होता है। देखिए, जैसे ही आपके ऑपरेशन हो जाएगा, आपको ऑपरेशन के बाद जो रूम में शिफ्ट करते हैं वो स्पेशल रूम होता है, तो उसमें सब कुछ स्पेशली आपको प्रोवाइड किया जाता है। बट देन जैसे ही आपको केबिन में या जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा, तो उधर आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक आप जो भी पिलो यूज़ करोगे, पिलो कवर यूज़ करोगे, बेडशीट यूज़ करोगे, वो वैसे ही इंटैक्ट रहेगा। अगर मैं अपनी एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँ, तो जब मैं लेबर रूम में गई थी तो मेरे को जो मेरे बेड का बेडशीट था वही दे दिया गया था कि यही लेकर जाओ और इसको ही यूज़ करो लेबर रूम में। सो आई वॉज क्वाइट शॉक्ड कि आई डोंट नो वाई, बट रेगुलरली कोई भी बेडशीट चेंज नहीं करते थे, उसी बेडशीट को झाड़ झाड़ के मतलब लेटना पड़ता था, विच आई फेल्ट वेरी अनहाइजीनिक। मुझे बिल्कुल ये बात अच्छी नहीं लगी थी हॉस्पिटल के बारे में। नेक्स्ट आते हैं जनरल वार्ड के बारे में। जैसे कि मैं बोल रही थी कि जनरल वार्ड में मैं 2 दिन रह चुकी थी, क्योंकि मेरा इमरजेंसी एडमिशन था। मैं पिछले वीडियो में शेयर की थी मेरे जो लेबर एंड डिलीवरी स्टोरी है उसमें, क्योंकि मुझे सिग्नल मिली थी, मेरा म्यूकस प्लग में भी निकलने लगा था। तो 25 दिसंबर मेरा डिलीवरी हुआ था एंड 23 को मुझे एडमिशन लेना पड़ा था इमरजेंसी के लिए। सो जनरल वार्ड की अगर मैं आप लोगों को बताऊं, सो मुझे पहले से कुछ नहीं बोला गया था कि प्लेट ग्लास अपने घर से ले आना है। सो आई वॉज वेरी शॉक था। नेक्स्ट मॉर्निंग जब ब्रेकफास्ट दिए थे, सो मुझे ये पूछा गया था कि आपको पफ्ड राइस चाहिए, जिसको हम बंगाली में मूढ़ी बोलते हैं। सो सूखा मूढ़ी देते हैं, सूखा पफ्ड राइस देते हैं, और उसके साथ बॉइल्ड अंडा देते हैं एंड किसी किसी को ब्रेड भी देते हैं बटर लगाकर, जिसको जो खाना है अकॉर्डिंग टू द चॉइस वो लोग प्रोवाइड करते हैं। सो मैं लेटी थी एंड मेरे पास में एक टेबल रखा हुआ था जहाँ पे सारा सामान मेरे जो मेडिसिन वगैरह है वो रखे हुए थे। एंड आई वॉज क्वाइट शॉक्ड इस बात से हुई थी कि उन्होंने ब्रेड और अंडा ले आके उसी टेबल के ऊपर रख दिए थे। एंड सच कहूँ तो मुझे उसको उठा के खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, किसी को भी नहीं करता है, बिकॉज दैट वॉज वेरी मच अनहाइजीनिक। एंड देन मैंने नोटिस किया कि सब ने अलग अलग करके प्लेट रखे थे, ग्लास रखे थे। उसके बाद मुझे पता चला था कि जनरल वार्ड में मे बी ऐसा ही होता है, जो कि केबिन में मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ था। केबिन में सब कुछ पर्सनलाइज था एंड बड़े अच्छे से साफ़ प्लेट एंड कॉली में खाना दिया जाता है। सो वो चीज़ मुझे अच्छी लगी थी। खाना भी बहुत अच्छे से बनाया जाता है, क्वालिटी भी खाने का बहुत अच्छा होता है, स्वाद भी अच्छा होता है, अच्छा लगता है खाने में। बट जनरल वार्ड में मेरा ये एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा था। नेक्स्ट आते हैं जनरल वार्ड में पेशेंट पार्टी को अलाउ नहीं करते हैं। चाहे आप ऑपरेशन हो, सी सेक्शन हो, नॉर्मल डिलीवरी हो, अगर आप उठ भी नहीं पा रहे हो, आपको वॉक करने में दिक्कत हो रहा है, आपके जो पेशेंट पार्टी है उसको अंदर रूम के अंदर आने नहीं देंगे। अगर मैं अपने टाइम की बात करूँ, जब मेरी मम्मी भर्ती थी, मेरा भाई भी हुआ था, तो उस टाइम पे बहुत ही लंबा रूम होता है जनरल वार्ड में, और हर बेड के पास में बेंच होते हैं जहाँ पे घर वाले आके बैठते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। ऑब्वियसली बिकॉज बच्चे होते हैं तो घर वालों का एक ख्वाहिश होता है कि हम पेशेंट को भी देखेंगे, बेबी को भी देखेंगे। चलो कोविड के टाइम में ये चीज़ प्रॉब्लमेटिक था, बट अभी की अगर मैं बात करूँ, अभी कोविड काफ़ी ज़्यादा कम हो गया एंड उसी जनरल वार्ड में प्रेगनेंसी पेशेंट के साथ जो दूसरे पेशेंट है, यानी कि जो गायनेक के प्रॉब्लम है, जिनके यूट्रस ऑपरेशन, ट्यूमर ऑपरेशन हो रहा है, उस पेशेंट को भी रखा गया है साथ में। अगर हम कोविड सेफ्टी के बारे में बात करें तो प्रेगनेंसी पेशेंट के साथ, प्रेगनेंसी के बाद जो डिलीवरी हो जाते हैं, बच्चे होते हैं, उनके साथ ही उनको रखा जाता है सेम रूम में, एंड उसका अलग करके कोई कोविड टेस्ट वगैरह भी नहीं होता है हॉस्पिटल में। सो आई डोंट नो वाई घर वालों को बिल्कुल भी अंदर अलाउ नहीं करते हैं। बट केबिन में मैं थी तो उधर मेरे घर वाले आते भी थे। 2 घंटे का विजिटिंग आवर्स होता है, एक ही टाइम होता है शाम के टाइम।
बड़े अच्छे से हम निकाल लेते थे। तो उधर से तो पेशेंट को ही बाहर आना पड़ता है। हाँ, और जनरल वार्ड से पेशेंट को बाहर जाना पड़ता है। सो मेरे काफ़ी सारे उधर फ्रेंड्स हो गए थे। तो उनसे जब मैं रिव्यू ली थी, क्योंकि मुझे वीडियोस में मेरा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना था, तो उन्होंने यही कहे थे कि हमारा जब ऑपरेशन हुआ था हमको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रहा था उठने में, चलने में, बट हमको उस कंडीशन में उठ के बाहर जाके, रूम के बाहर जाके बेंच में बैठ के अपने घर वालों के साथ बात करना पड़ा, विच वॉज़ वेरी वेरी लाइक हर्टिंग। एंड किसी भी पेशेंट को लाइक ऑपरेशन के 2 दिन बाद उठ के चलना पॉसिबल नहीं होता है। एनीवे, नेक्स्ट जो सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ एंड सबसे मतलब ख़राब चीज़ मुझे लगा इस हॉस्पिटल के बारे में, जो पहले नहीं था, वो है आया मौसी। ऑनेस्टली कहूँ, हम आया मौसी के लिए 2200 रुपीज़ प्रोवाइड करते हैं, बट मेरा जो एक्सपीरियंस था, इवन जो जब मैं उधर भर्ती थी, सबका जो एक्सपीरियंस था उधर आया मौसी को लेके बहुत गंदा एंड हॉरिबल था। सबसे पहली बात है, जो आया मौसी उधर थे बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल थे, कोई भी हेल्प नहीं करते हैं। बड़े मुश्किल से उनको मना के बोलना पड़ता है कि ये कर दो मौसी, ये कर दो, हमको थोड़ा उठा के बिठा दो, थोड़ा बेड को सीधा कर दो, ये बच्चे को थोड़ा सा हैंडल करो। कोई भी आया मौसी, मुझे नहीं लगा उधर रिस्पॉन्सिबली किसी ने काम किया है। सिर्फ मेरी एक आया मौसी थी, मैं नाम इधर बोल रही हूँ, उसकी नाम थी झूमा। अगर कोई हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहे हो तो स्पेशली उसके साथ बात कर सकते हो। वो बहुत ही अच्छी थी और मेरे को थ्रू आउट द डिलीवरी जर्नी उसने बड़े अच्छे से केयर किया। बट प्रॉब्लम ये था कि आपको दोनों शिफ्ट के लिए, अगर आप केबिन में रह रहे हो तो 2 मौसी रखना पड़ेगा, एक मॉर्निंग के लिए, एक नाइट के लिए। सो वो मॉर्निंग के टाइम आती थी एंड नाइट के भी काफ़ी सारा काम करके जाती थी, क्योंकि मेरी नाइट की जो मौसी थी, शी वॉज़ वेरी हॉरेबल एंड मेरे को मतलब हर बात पे मतलब सुनाती थी। एंड मैं अगर अपनी एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँ तो 3rd डे था एंड वो रात के टाइम आती थी 9:30 बजे एंड मॉर्निंग को 8:30 बजे वो चली जाती थी। इतना ज़्यादा उसके पास कोई काम था मतलब थे भी नहीं। सो मैंने 3rd डे को, जब मेरा सिलाई बहुत ही कच्चा था, मैंने मौसी को बोली थी बेड थोड़ा सा ना, जो फोल्डिंग बेड होता है उसको थोड़ा सीधा कर दो ताकि मैं आराम से बैठ पाऊँ, उसके बाद मैं उतर पाऊँ बेड से। बट शी वॉज़ लाइक खुद से उठ जाओ। सो आई रिक्वेस्टेड हर कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, मेरे को थोड़ी सी हेल्प करो। तो उनकी यही सलाह थी कि सारे कर पा रहे हैं, सिर्फ तुम ही नहीं कर पा रहे हो। सो दैट वाज वेरी सेंसिटिव फॉर मी। सो आया मौसी का तो कल्चर उधर बहुत ख़राब है। एंड सेकंड बात ये है कि उधर एक ग्रुप बने हुए होते हैं मौसियों के, जहाँ पे सारे पेशेंट पार्टी और पेशेंट के बारे में कल्चर किया जाता है, कौन सा पेशेंट पार्टी कैसा है, किसका हस्बैंड कैसा है। सो जो कि मुझे बहुत ही अनकल्चर्ड लगा। एंड ऑनेस्टली कहूँ तो पेशेंट को जो केयर चाहिए पोस्टमार्टम में, जो प्यार चाहिए, जिसके लिए हम हॉस्पिटल में रहते हैं 5 दिन, मुझे लगता है कि उधर मतलब आया मौसी के जो सिस्टम है वो इतना गलत हो चुका है, उधर रहने से अच्छा है कि घर पे आ जाना। सो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है। मैं उधर जितने भी पेशेंट्स भर्ती थे, मैं सबकी रिव्यू ले चुकी हूँ एंड सबके बस यही कहना है कि कोई भी आया मौसी, सिर्फ ये जो झूमा मौसी है उसको छोड़कर कोई भी आया मौसी इतनी काम की नहीं है और कोई भी मतलब हेल्पिंग हैंड तो है ही नहीं। उल्टा अगर मतलब बोला जाए तो वो बात सुनाते थे। एंड रात के टाइम जबकि मम्मियों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे ऑपरेशन के साथ साथ बच्चे को भी फीड करानी पड़ती है, उठा के रखना पड़ता है, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है आया मौसी की। सो दे डिडंट हेल्प एट ऑल। सो ये बात है। एंड अगर कोई पेशेंट दूसरे पेशेंट के साथ बात करे, टाइम थोड़ी सी पास हो जाए, उसके लिए अच्छा फील हो, सो वो भी नहीं करने देते हैं। एंड इट वॉज हिलेरियस। नेक्स्ट हम आते हैं नर्स के। सो देखो, नर्स के उधर बिहेवियर काफ़ी अच्छा है, नर्स के जो सिस्टम है वो भी ठीक है। बट मैं अगर अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, सो मेरे बच्चे NICU में जब थे उसके बाद उसका एंटीबायोटिक स्टार्ट किया गया था। एंटीबायोटिक इसीलिए स्टार्ट किया गया था क्योंकि मेरे बेबी को मेकोनम स्टेन था। ये डॉक्टर ने बोले थे जब तक ना ब्लड का कल्चर रिपोर्ट आ रहा है तो हमको पता नहीं चल रहा है कि बच्चे को
कोई इन्फेक्शन हुए है कि नहीं, बच्चे ने पॉटी एनगल्फ कर लिया है कि नहीं, खाया है कि नहीं, क्योंकि बच्चे पेट के अंदर होता है, वो एमनोटिक फ्लूइड को पीते हैं और उसके अंदर ही वो टॉयलेट करते हैं, फिर उसको पीते हैं। सो ये प्रोसीड्योर के साथ बच्चे ने पॉटी खा लिया कि नहीं, क्योंकि मेरा एमरजेंसी सी सेक्शन था। उसके लिए जब तक ना रिपोर्ट आ रहा है तो बच्चे को एंटीबायोटिक लेना पड़ा था। एंड 4 डेज़ एंटीबायोटिक लेने के बाद उसका जो हाथ था, क्योंकि बच्चे के जो हाथ होते हैं बहुत ही सॉफ्ट एंड सेंसिटिव होते हैं, जो नर्व्स होते हैं बहुत ही सॉफ्ट होता है। मेरा बेबी बहुत ही इरिटेट हो गया था, उसके हाथ में बहुत पेन हो रहा था, फूल गया था, जो कि मुझे दिखाई दे रहा था। बट व्हेन आई टोल्ड टू द नर्स, तो उसने आके एक मतलब सिरिंज इंजेक्ट किया। एंड उसके साथ साथ मेरे बच्चे ने बहुत ही ज़्यादा पेन के साथ सफ़र किया था। एंड देन उन्होंने बोला था कि नहीं, जो हाथ के वेन में जो चैनल बनी बनाई है वो बिल्कुल ठीक है। जबकि शाम के टाइम जब डॉक्टर आए थे, मैंने डॉक्टर से बात किया तो डॉक्टर ने यही बताया था कि चैनल डैमेज हो चुका है, तो दूसरे हाथ में चैनल करना पड़ेगा। ये बात मुझे बहुत ही अजीब लगी कि इतना इरेस्पॉन्सिबल एक छोटे बेबी के साथ कैसे हो सकता है। ये बात भी मुझे बहुत अजीब लगी थी। नेक्स्ट, बेबी की रिपोर्ट की अगर मैं बात करूँ, लास्ट डे मुझे हॉस्पिटल वालों के साथ काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी थी। मेरे बेबी के जो ब्लड एंड कल्चर रिपोर्ट था उसके लिए मैं वेट कर रही थी, क्योंकि बेवजह मेरे बेबी को एंटीबायोटिक लग रहा था। मैं और मेरे घर वाले हम मतलब दोनों साइड से ही ट्राई कर रहे थे ताकि हमको रिपोर्ट के बारे में पता चले, बट हॉस्पिटल वालों ने रिपोर्ट का कुछ नहीं बताया है। कल्चर रिपोर्ट जो होता है वो 3 दिन में आ जाता है, बट जब भी मैं डॉक्टर को पूछी थी तो डॉक्टर ने इग्नोर कर गया था, मेरे साथ बात नहीं किया है। एंड देन उन्होंने पहले बोला था 3 दिन लगेगा, फिर बोला था 5 दिन लगेगा, फिर बोला 7 दिन लगेगा। ऐसा करते करते वो डिले कर रहे थे और बेबी को कंटिन्यूअसली एंटीबायोटिक लग रहा था, जो मेरा बेबी और ले नहीं पा रहे थे। फाइनली जब मैं हॉस्पिटल वालों को बहुत ही ज़ोरदार मतलब सीन क्रिएट की थी, तो तब उन्होंने बोला था कि रिपोर्ट ऑलरेडी आ चुका है एंड रिपोर्ट नॉर्मल है। और बट हम शाम को जाते हुए पूछ कर गए थे, हमको बोला मॉर्निंग तक आने का चांस है, फिर भी नहीं बताया, बोला 5वें दिन आएगा। जी, तो बिल्कुल भी कोई भी अंदाज़ा नहीं दिया था। फाइनली जब मैं बहुत ही ज़्यादा सीन क्रिएट की थी, मैं रोने लगी थी, मैं बहुत डर रही थी कि मेरे बच्चा ना सफ़र करे इस चक्कर में कि इतना ज़्यादा एंटीबायोटिक लग रहा है। ऑन 5th डे मैं जब जान पाई कि मेरे बेबी का रिपोर्ट नॉर्मल है, तो मैं उसको बस यही बोली थी कि छोड़ दो, मेरे बच्चे को और एंटीबायोटिक मत लगवाओ। देन ऑल्सो दे फोर्स्ड कि नहीं 5 दिन लगा है तो 7 दिन लगाना पड़ेगा, 14 दिन लगाना पड़ेगा, 21 दिन लगाना पड़ेगा, ब्ला ब्ला। मैंने लड़ाई करके बॉन्ड पेपर में साइन करके रिटन देकर मैं अपने बच्चे को 5वां दिन घर पे ले आई थी, जबकि उन्होंने ये बात भी बोले थे कि हम 5th डे आपको छुट्टी नहीं देंगे। अगर मैं अपने बारे में बात करूँ, मेरा स्टेज बिल्कुल नॉर्मल था, मेरा बेबी भी नॉर्मल था। तो फर्स्टली उन्होंने बोले थे कि बेबी के लिए हम आपको छुट्टी नहीं करेंगे। सेकेंडली जब हमने ये बोले थे हम बेबी को लेकर जा रहे हैं बिकॉज माई बेबी इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल, तो उन्होंने बोले थे आपका तबीयत ठीक नहीं है, आपको एक और दिन रुकना पड़ेगा। मैंने और मेरे घर वालों ने ज़बरदस्ती फाइट करके छुट्टी लेकर घर पे आ गए थे एंड अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच्चे को घर पे ले आए थे। ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा था, जबकि उनके पास रिपोर्ट आ गया था। चाहे रिटन रिपोर्ट ना आए, बट एटलीस्ट घर वालों को ये बोलना ज़रूरी था कि नॉर्मल रिपोर्ट आ गए थे, उसमें फ़िलहाल तो नेगेटिव आया है कि बच्चे का रिपोर्ट नॉर्मल है, बाकी रिपोर्ट जब रिटन आएगा उसके बाद हम फाइनल बोल सकते हैं। ना कि उन्होंने ये बात बोले थे कि अभी आया ही नहीं, आपको 7 दिन रुकना पड़ेगा, जबकि अगले दिन मॉर्निंग को ही रिपोर्ट आना था। अजीब लगा डॉक्टर की भी ये बात सुन के। एंड जो लास्ट 2 पॉइंट्स मैं शेयर करूँगी वो है घर का खाना अलाउड है। अगर आप घर से कुछ खाना ले जाके देना चाहते हो तो दे सकते हो, बट ये बात ध्यान में रखना है कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना हो। थोड़ा सा हल्का फुल्का केक बिस्किट ही देना है, वो भी डॉक्टर परमिशन के साथ। मेरे घर से खाना तो भेजा गया था, बट मैं नहीं ली थी वो खाना बिकॉज हॉस्पिटल का खाना, मेरा जो केबिन का खाना था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। एंड लास्ट पॉइंट ये है जो कि सबसे ज़रूरी है, वो है फ़ोन अलाउड नहीं है। अगर मैं इसका एडवांटेज की बात करूँ, बच्चे को संभालने के लिए बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन लगता है, तो उस टाइम पे फ़ोन होता है तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन ब्रेक होता है। एंड न्यू मॉम है, काफ़ी कुछ सीखना होता है, फ़ोन आई थिंक माइंड को डाइवर्ट करता है। तो एक साइड से ये बात सही है, बट ऑन द सेकेंड हैंड
ये जो प्रॉब्लम्स के बारे में मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, ये प्रॉब्लम आप अपने घर वालों तक पहुंचा नहीं सकते हो, अपने घर वालों को बोल नहीं सकते हो। अगर आपके इमरजेंसी कुछ बतानी है तो हॉस्पिटल से फ़ोन करने नहीं देते हैं, वो लोग खुद करते हैं, आपसे भी बात नहीं करवाएंगे। अगर आप रिक्वेस्ट भी करोगे तो भी वो लोग ना बोलते हैं। एटलीस्ट मेरे साथ तो यही हुआ था। तो चोरी छुप के लाइक किसी सिस्टर के फ़ोन से करना पड़ता है या आया मौसी के फ़ोन से फ़ोन करना पड़ता है। सो दिस इज़ हिलेरियस। सो ये बात भी मुझे अच्छी नहीं लगी थी। सो ये टोटल मेरा एक्सपीरियंस था कॉस्ट के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में और प्रोसीड्योर के बारे में। सो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हुए थे इन सारी चीज़ों के बारे में। सो मैंने डिटेल में बता दिया है कि हॉस्पिटल्स के स्टार्टिंग से एंड तक क्या सिस्टम है। अगर फिर भी आप लोगों के अंदर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं ट्राई करूँगी रिप्लाई देने की सबको। और अगर आप सेपरेटली किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो हॉस्पिटल के बारे में, सो डेफिनेटली कमेंट करना, मैं ट्राई करूँगी आप लोगों के लिए नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो ले आने के। अभी के लिए चलते हैं। टिल दिन सारे अच्छे से रहिएगा। हैप्पी प्रेगनेंसी।